Hello students, we will continue further with electromagnetic induction. So in the previous two videos we had looked at the basics of EMI. हम लोगों ने ये देखा था कि if you have a moving linear conductor तो इसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा, if you have a rotating loop तो उसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा, करेक्ट. सो ये जो चीज़ है ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी हुई थी. अब ये जो वीडियो होगा ना, इट विल नॉट बी अ बिग वीडियो, इट विल बी अ स्मॉल वीडियो, बट इस वीडियो के अंदर एक टाइप का केस है या एक न्यूमेरिकल है. ओके, उस केस को हम लोग अब एनालाइज करेंगे. ओके, सो केस कुछ ऐसा है कि यू हैव टू रेल्स. ओके, कुछ दो रेल्स है, यहां पे ये रेजिस्टर कनेक्टेड है. ओके, एंड you have a rod over here. This is a conducting rod. Okay, let's say the length of the conducting rod is L and ये ऐसे magnetic field है. Okay, now ये magnetic field है, ठीक है. अच्छा, इस rod पे हम लोग एक external force लगा रहे हैं, that is F. This is your external force. Okay, now इस external force के वजह से क्या होगा, इस external force के वजह से ये जो rod है, rod will start accelerating in this direction. So इस direction में rod will start accelerating. So rod starts accelerating towards right. Starts accelerating towards right. Okay. Now when the rod starts accelerating towards right, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया के वजह से इस पे जो फोर्स लगना चाहिए वो दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगना चाहिए. ओके, सो ये जो फोर्स होगा, ये कितना फोर्स लगेगा किसी भी इंस्टेंट पे, ये जो फोर्स होगा इस पे वो लगेगा, दिस विल बी इक्वल टू ILB. अब फोर्स ये डायरेक्शन में लगने के लिए आपका करंट कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए इस रॉड के अंदर, तो करंट आपका आगे के डायरेक्शन में होना चाहिए ना, तब जाके फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा. सो योर करंट will be in this direction. ये डायरेक्शन में जो है ये आपका करंट होगा. नाउ करंट ये डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब आई कैन अज्यूम दैट यहां पे इस रॉड को जो हम लोग इक्विवेलेंट बैटरी की तरह देखते हैं वो इस तरह से होगी कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये इस तरफ होगा, नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ होगा. एंड ये जो आपका EMF है, ये EMF कितना होगा, सो एट एनी इंस्टेंट अगर जो इस रॉड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, लेट्स से द वेलोसिटी इज v, तो EMF induced in this case will be equal to B into V into L. Okay. Now if you look at this part, let's say if this resistance is R, तो आपका इस सर्किट के अंदर जो करंट डेवलप होगा वो करंट कितना होगा, so the current developed in this case is equal to EMF divided by resistance, so that is B into V into L divided by R. Okay. Now look at this, आपका जो करंट है ना, अच्छा, एंड ये जो फोर्स आपका होगा एट एनी इंस्टेंट विल बी इक्वल टू, करंट के जगह पे लेट मी पुट दिस, सो बी इंटू वी इंटू एल अपॉन आर इंटू एल इंटू बी. सो आपका ये जो फोर्स होगा जो अपोज कर रहा है इस मोशन को, दिस फोर्स वुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर. नाउ वी नो दैट इनिशियली ये डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, इनिशियल फोर्स जो था आपका ये डायरेक्शन में था. इस फोर्स के वजह से दिस रॉड स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग. नाउ बिकॉज दिस रॉड स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग, योर वेलोसिटी स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर जो इंक्रीज होती जाती है तो ये जो आपका अपोजिंग फोर्स है, दिस इज योर अपोजिंग फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा. बट एज लॉन्ग एज दिस फोर्स is more than this force, rod will continue to accelerate in this direction. तो ये velocity जो है वो increase होती जाएगी, ये वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो आपका ये फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा. नाउ इवेंचुअली देयर वुड बी अ पॉइंट जहां पे ये फोर्स इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि दिस फोर्स वुड बिकम इक्वल टू दिस फोर्स. अब अगर जो ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए तो आपकी वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट होगी. सो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल वेलोसिटी. सो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज, इवेंचुअली ओके, velocity will increase so much that opposing force will simply be equal to this external force. Okay.
Now at this stage, I can say at this stage what would happen? At this stage net force जो होगा वो जीरो हो जाएगा. अब इस रॉड पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, सो देयरफॉर वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट. एंड इस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी. दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. आपको याद है हम लोगों ने ऐसा एक सिमिलर केस वहां पे किया था कि लेट्स से यू हैव अ कंटेनर, उसमें एक आप एक ऑब्जेक्ट डाल दो, तो इनिशियली ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाती है, बट स्पीड बढ़ने की वजह से विस्कस फोर्स भी उस पर बढ़ता जाता है अपोजिट डायरेक्शन में. एंड फाइनली विस्कस फोर्स एंड बाकी फोर्स दे बिकम इक्वल एंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, जहां पे हमने स्टोक्स लॉ का कंसेप्ट यूज किया था 6π/nrv. ठीक है, तो ये वैसा ही सिचुएशन है. इवेंचुअली एक टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा. सो हमें अब उस टर्मिनल वेलोसिटी को ही फाइंड आउट करना है. सो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो नेट फोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इस पे जो नेट फोर्स होगा इट कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस विल बी इक्वल टू दिस फोर्स F minus your opposing force, that is b square l square v divided by r. अब ये एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो m into dv by dt. This is f minus b square l square v divided by r. Okay. Now ये टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? Let's try to find that out. Now टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना. पहले तो net force should be equal to zero. So terminal velocity कितनी हो जाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे? आप नेट फोर्स को जीरो कर दोगे. सो F is equal to b square l square v divided by r. Let's call this as vt. तो आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी that will be equal to F into r divided by b square l square. Okay. Now what we are going to do next is, using this relationship we are going to find out velocity as a function of time. Okay. तो velocity as a function of time कैसे निकालेंगे? dv by dt. This is f into r minus b square l square v divided by r. So this will now become equal to m into r. ये टर्म को नीचे लेके आता है f into r minus b square l square v into dv. This is equal to dt. Now अब हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा. लिमिट्स हम लोग पुट करेंगे. when t was 0, initial velocity was 0, and after a time t, okay, हम लोग जनरल केस लेते हैं. टाइम t, let's say velocity is v. ओके. एंड फिर टर्मिनल वेलोसिटी पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी कितने टाइम के बाद अटेन होगी. ओके. सो नाउ इन दिस केस इफ आई हैव टू इंटीग्रेट दिस, ये 1/v का फॉर्म है ना, तो ये हो जाएगा m into r. दिस विल बिकम इक्वल टू ln of fr minus b square l square v. This varies from 0 to v and v का कोएफिशिएंट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर है. सो दिस इज इक्वल टू t. इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी t. आप लिमिट्स पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा. ओके. नाउ अब v के जगह पे पहले v पुट करो, v के जगह पे 0 पुट करो, तो ये आपका आ जाएगा f r माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर v divided by f into r. Right? ln a minus ln b is ln of a by b. This is equal to, ये टर्म यहाँ पे चला जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर t by m into r. ठीक है. Now in this case, so I write this as, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, f into r minus b square l square v divided by f into r. This is equal to e raised to minus b square l square t upon m into r. अब fr by fr is 1 minus b square l square v divided by f into r.
दिस इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम इंटू आर। ओके, हमें v चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो a इस टर्म को ये साइड पे लेके आता है, इसको यहाँ पे लेके आता है। सो आपको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, f इंटू आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई रेज टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम इंटू आर। ओके, अब ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अब ये देखते हैं कि वेलोसिटी v अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पे कब पहुंचेगी। सी इफ यू पुट टर्मिनल वेलोसिटी f इंटू आर इज इक्वल टू, मतलब vt इज इक्वल टू एफ आर इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर। सो इफ v इज इक्वल टू vt, देन आप वो पुट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये कट हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। सो ये टर्म 0 होना चाहिए। ये टर्म 0 कब होगा, this term would be 0 when your t is infinity, so at time t equal to infinity। तो in this case आपका ये जो ग्राफ होगा ना वेलोसिटी का, सॉरी ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा, this is time, this is v, this is your v terminal, this is how the graph would be। ये ऐसे ग्राफ होगा, आपकी वेलोसिटी जो है वो इस तरह से बढ़ती जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज, इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम करना है, तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के लिए आप v को लिखोगे dx बाई dt, एंड dx बाई dt को ये साइड पे लेके जाओगे, dt को ये साइड पे लेके जाके आप वापस इसको इंटीग्रेट करोगे। ओके, तो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो आई होप ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन आपको समझ में आ चुका है। अब ना इसके बहुत सारे, मतलब ये सिचुएशन आपको कब दिखाई देगा, सी एक कांस्टेंट फोर्स चाहिए ना। ये सारी चीजें इनिशिएट किसके वजह से हो रही है, ये एक कांस्टेंट फोर्स के वजह से हो रही है। सो इमेजिन करो कि ये रेल ऐसा वर्टिकल है, लेट्स से यू हैव दिस वर्टिकल रेल, एंड आपने इसको छोड़ दिया तो इस पे कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता रहेगा ना, करेक्ट। सो दैट सिचुएशन विल ऑल्सो बी सिमिलर टू दिस सिचुएशन। यू कैन ऑल्सो हैव दिस, मान लो कि यहां पे यू हैव लेट्स से रेल्स ऐसे हैं, दे आर इंक्लाइंड, तो उस केस में कांस्टेंट फोर्स जो नीचे की तरफ लगता रहेगा दैट इज mg sin थीटा। ओके, कई बार फ्रिक्शन भी ये लोग पुट करेंगे, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। ओके, सो इसके बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं, बट द बेसिक आइडिया इज दिस। ओके, so it is, I hope you have understood this। ना समझ में आया, you can just rewind it again, go through it, and एक बार ये खुद से स्मूथली निकाल लो। ओके, समझ में आया ये आपको, एंड एक बार ये स्मूथली निकल जाएगा, फिर इसके जो और वेरिएशंस है ना, आप उनको आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फाइन, ओके, आई एंड द सेशन ओवर हियर। बाय एवरीवन।